नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संसाधन प्रबंधन। इसमें हमको जो प्राकृतिक संसाधन हैं, इन संसाधनों का उचित प्रबंधन करके चलना होगा। यानी इन संसाधनों को नियोजित करके चलना होगा। नियोजित भी हम उचित तरीके से करके चल सकते हैं, तभी हम प्रकृति में प्रदत्त चीज़ों का सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम अपनी आज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और आने वाले समय में भविष्य के लिए हम इन संसाधनों को बचाकर रख सकते हैं। तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए? तो सबसे पहला है वैकल्पिक संसाधनों पर जोर। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए पहला हमें वैकल्पिक संसाधनों पर जोर देना चाहिए। जैसे कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है, ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, तो कोयले के स्थान पर हमको अन्य और ऊर्जा संसाधनों पर जोर देनी चाहिए। जैसे सौर ऊर्जा है, सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा, पवन शक्ति, वायु से प्राप्त जो है ऊर्जा है, इसका उपयोग हमको अधिक से अधिक करना चाहिए और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि वो इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करके यहाँ पर संसाधनों का बचत करें, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है इसका, और नए नए संसाधनों का उपयोग करें। फिर दूसरा है संसाधनों का नवीकरण। संसाधनों का नवीकरण करके भी हम संसाधन प्रबंधन कर सकते हैं, जिसमें पहला नवीकरण के लिए कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण करना। जैसे लोहे का डिब्बा है, सिल्वर का सामान है, इसको हम अलग अलग करके इसको फिर से नया बना सकते हैं। जैसे इसको हम कबाड़ी वगैरह को दे दें, वो ले जाके फैक्ट्री में देगा, फिर उसका मशीन में फिर पुनर्चक्रण होगा और ये हमको फिर नए वस्तु के रूप में प्राप्त हो जाएगी। फिर उद्योगों पर अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाने पर सख्ती। जितने भी उद्योग धंधे हैं वहाँ पर अनिवार्य रूप से जो प्रदूषण नियंत्रण उपकरण है उस पर लगाने के लिए सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए। फिर तीसरा है अलग अलग क्षेत्र अनुसार सरकार द्वारा सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना। यानी सरकार को हर जगहों पर सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट लगानी चाहिए, ताकि इन स्थानों में जो हमारा वेस्ट सामान है वो अच्छे से उपयोग हो सके। फिर विशेष प्रदूषक पदार्थ की जांच करना, उस पर कड़ी नियंत्रण करना। जैसे इसमें है मरकरी, पारा, लेड, सीसा और क्रोमियम। ये विशेष प्रदूषक पदार्थ हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, तो इस पर इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर कड़ा नियंत्रण सरकार को रखना चाहिए। ये संसाधनों का समुचित उपयोग। संसाधनों का समुचित उपयोग करके भी हम संसाधन प्रबंधन कर सकते हैं। आज मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं में इतना अधिक आगे बढ़ चुका है, इतनी होड़ मची हुई है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जिस हिसाब से भौतिक संसाधनों का दोहन करके कर रहा है, तो पृथ्वी में जितनी जनसंख्या है तो ऐसी ऐसी 4 पृथ्वी चाहिए, तब मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। अन्यथा आने वाले समय में इसका हमको गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। महात्मा गांधी का ये कथन है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। प्रकृति हमको अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ दी हुई है, लेकिन यदि एक व्यक्ति वहाँ पर अपने तक सोचे, स्वार्थी हो जाए, तो उसकी लालच की संतुष्टि के लिए अपर्याप्त है। ये संसाधन प्रबंधन के तरीके हैं। फिर संसाधन प्रबंधन के नए मौके और चुनौतियाँ। सरकार संसाधन प्रबंधन के नए नए मौके दे रही है और नए नए मौके तलाश कर रही है, नए नए यहाँ पर प्रबंधन किए जा रहे हैं और इन प्रबंधन में कौन कौन सी चुनौतियाँ मिल रही है। तो इसको हम एक उदाहरण इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र से समझते हैं। ये इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र पंजाब में हरिके बांध से निकली हुई है। ये थार मरुस्थल से बहती हुई पाकिस्तानी सीमा के समानांतर ये नहर जो है इसका निर्माण हुआ है। नहर की लंबाई है 650 किलोमीटर मुख्य नहर की, और उप नहर की कुल लंबाई है 9060 किलोमीटर। इसमें प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र है 20 लाख हेक्टेयर और इसीलिए इसको कमान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये थार मरुस्थल का क्षेत्र है, जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाने वाले रेत के टीले
पाए जाते हैं। यहाँ पर हवा दिन रात चलती रहती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है, 50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान पहुँच जाता है। वर्षा 10 मिलीमीटर से भी कम यहाँ पर वर्षा होती है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब इसका नहर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो रेत का टीला बह करके नहर में चले जाता है और पानी को यहाँ पर रोक देते हैं, और इसी क्रम में मिट्टी का कटाव यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके कारण नहर क्या होती है, बाधित होती है। तो सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ विकास का कार्य प्रारंभ किया। 2 चरणों में विकास कार्य प्रारंभ हुआ, एक 1960 में और एक 1980 में। इस विकास कार्य में पहला काम ये किया गया कि नहर के किनारे को हरा भरा रखने का प्रयास किया गया। इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए। पेड़ पौधे जब बड़े हो गए तो पेड़ पौधे मिट्टी के कटाव को कम करने में अपनी भूमिका निभाने लगे। इसी क्रम में चारों ओर क्या हो गया, वन आच्छादित हो गया। जब वन हुआ तो चारागाह के लिए पशु यहाँ पर आने लगे, और ऐसी स्थिति में यहाँ बहुत ही सुखद परिणाम निकलकर सामने आया। अब सिंचाई की गहनता यहाँ पर लगातार देखने को मिलती है। तो जिन स्थानों में केवल चना, बाजरा, ज्वार की खेती होती थी, अब उस स्थानों पर गेहूं, कपास और मूंगफली की खेती भी होने लगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विकास था। फिर इसमें इसका उत्पादन का रकबा भी बढ़ा। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई। लेकिन इस विकास के साथ साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी इसमें दिखाई दिया। इसमें खास करके मिट्टी की उर्वरा क्षमता कम हो गई, इसकी लवणता में कमी आई। इसका कारण ये था कि इन क्षेत्रों में लगातार पानी भरे रहने के कारण मिट्टी की लवणता समाप्त होने लगी। ये इसका नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जहाँ एक और हमें विकास दिखाई देता है, वहीं कुछ और हमको इसके दुष्परिणाम भी दिखाई देते हैं। लेकिन संसाधन का उचित प्रबंधन करके हम विकास की चरम स्थिति पर पहुंच सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बढ़ेंगे संसाधन एवं विकास का महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। तब तक के लिए नमस्कार।